हेलो स्टूडेंट्स, जीरो टू हीरो सीरीज में आज हम जानेंगे दक्षिण एशिया को लेकर तमाम सारे प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें उनको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व में महत्वपूर्ण कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। सर कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। क्यों हुआ सर? कैसे हुआ? अरे दोनों देशों ने ना, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए। तब से क्या हो गया, यह पूरा दक्षिण एशिया का क्षेत्र विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि कहीं ये दो देश फिर से लड़ाई शुरू न कर दें। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और उसके बाद 1998 में किया था, और इंडिया के बाद ही फिर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया, और इस तरीके से दोनों देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व में संवेदनशील क्यों माना जाता है? आंसर है, दक्षिण एशिया क्षेत्र भारत व पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद प्रमुख हो गया था। जी हाँ, आपको ये पता चल चुका है, जब से दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए हैं तब से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है। परंतु इस क्षेत्र के देशों के अनेक विवाद इसे संवेदनशील बना रहे हैं। विवाद हैं, संवेदनशील क्यों बना रहे हैं सर? एक प्रश्न, एक शब्द में इसका आंसर दीजिए। तो यह है विवाद। कुछ विवाद हैं जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो इसे संवेदनशील बना रहे हैं, जैसे जल विवाद है, सीमा विवाद है, जातीय संघर्ष, संसाधनों पर विवाद है, विद्रोह हैं, ये इसको संवेदनशील बना रहे हैं। हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया में पानी को लेकर विवाद है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर एक समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल के बंटवारे को लेकर 19 कब हुआ था बच्चों बताइए? 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। सीमा विवाद तो है ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ तक कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में भी सीमा विवाद रहा है। जातीय संघर्ष, ये यहाँ श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। संसाधनों पर विवाद, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। रिसोर्सेज को लेकर यहाँ पर हमेशा झगड़ा रहता ही है। विद्रोहों की अगर हम बात करें, होते रहता है। कहाँ कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है, इसके अलावा बांग्लादेश में भी विद्रोह हुआ है। तो इसकी वजह से यह क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध यहाँ पर हुए हैं, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं आज़ादी के बाद से ही। अब आतंकवाद और चीन का बढ़ता प्रभुत्व इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र को संवेदनशील बना रहा है। ध्यान देना, पाकिस्तान का युद्ध और पाकिस्तान और भारत का युद्ध तो इससे संवेदनशील बनाता ही है, साथ साथ आतंकवाद और चीन का जिस तरीके से दक्षिण एशिया में प्रभुत्व बढ़ा, चीन अपना प्रभुत्व जिस तरीके से दक्षिण एशिया में बढ़ा रहा है, वो भी यह क्षेत्र संवेदनशील बन रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में न्यूज़ में था कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो श्रीलंका ने चाइना से बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है, इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी लिया हुआ है, भारत के अन्य पड़ोसी देशों ने लिया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसे अच्छी तरह से आप देख के जाना। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया की पाकिस्तान व बांग्लादेश में राजनीतिक शासन कौन सा रहा है? जी हाँ, दक्षिण एशिया की अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, इन दो देशों में बात करें, तो राजनीतिक शासन कैसा रहा है? कैसा रहा है सर? मिला जुला रहा है, मिला जुला रहा है, भिन्न भिन्न रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक शासन दोनों ही रहे हैं। शीत युद्ध के बाद के सालों में अगर हम बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पर लोकतंत्र रहा। शीत युद्ध के बाद अगर हम देखें तो बांग्लादेश में लोकतंत्र रहा है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद 2 लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं। ये नहीं, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें कितनी रही हैं? 2। फिर वहाँ पर क्या हुआ? सैनिक शासन लागू हो गया है। याद होगा, आपको पता होगा, परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के जनरल थे, उन्होंने किसका तख्ता पलट किया था? नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। तो ये मुशर्रफ जो है, उसी समय की बात हो रही है कि सैनिक शासन लागू हुआ ना। ये जो सैनिक शासन लागू हुआ था, ये परवेज मुशर्रफ ने किया था। उसके बाद वहाँ पर फ़िलहाल अभी तक लोकतांत्रिक सरकार कायम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, क्या आप इससे सहमत हैं कि दक्षिण एशिया का हर झगड़ा भारत व उसके पड़ोसी देश में ही है? जी नहीं, आंसर जी होगा जी नहीं।
जी नहीं, दक्षिण एशिया के सभी झगड़े केवल भारत को उसके पड़ोसी देशों में नहीं है, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनमें ही नहीं है, अपितु नेपाल और भूटान के बीच में भी, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच भी इस तरीके से हमें झगड़े देखने को मिलते हैं। मेनली ये जो झगड़ा है ना, वो एक वर्ड में अगर आप समझना चाहते हो, वो है अप्रवास की समस्या। ये अप्रवास, ये शब्द जो है ना, ये दक्षिण एशिया के बाकी देशों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। झगड़ा हाल ही में रोहिंग्या जो अप्रवासी हैं उनकी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा एक और जो आपको शब्द समझना है जिसकी वजह से दक्षिण एशिया के देशों में झगड़ा बना हुआ है, वो है नदियाँ। हिमालयी नदियों में जल की हिस्सेदारी को लेकर तुमने सुना होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में है तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी है, क्योंकि बांग्लादेश में बहने वाली नदियाँ नेपाल से होते हुए आती हैं, तो इसको लेकर इन दोनों देशों के बीच में विवाद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके के कुछ जो झगड़े हैं वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका कारण जो है ना, वो दक्षिण एशिया का भूगोल है। अब दक्षिण एशिया का भूगोल देखें तो भारत इसके बीच में स्थित है और बाकी जो देश हैं भारत की सीमा से आसपास में पड़ते हैं। और ये जो दक्षिण एशिया का भूगोल है ना, कि भारत बीच में फंसा हुआ है, इसकी वजह से दक्षिण एशिया के ज़्यादातर जो झगड़े हैं उसमें एक पक्ष भारत है। क्या है? एक पक्ष भारत है, बाकी कोई अन्य पक्ष है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया आखिर कहते किसे कहें। तो दक्षिण एशिया पर हम चर्चा करेंगे। अब ये है वो प्रश्न, दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। सामान्यतः एक्चुअली भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इनके नंबर देखोगे, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। इन 7 देशों को इंगित करने के लिए, इनको डिनोट करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इस तरीके से आपने यदि 1 नंबर में आया, तो पहले आते थे एक नंबर के क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसका आंसर बनता। इसी टॉपिक को लेकर मैंने कुछ अलग तरीके से कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ इनको भी देखिए आप। देखिए इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है। दक्षिण एशिया किन अर्थों में विशिष्ट माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा करके क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण एशिया क्षेत्र किन देशों को जोड़कर बनता है? उसकी भौगोलिक स्थिति उसे विशिष्ट क्यों बनाती है? एक और प्रश्न, दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं क्या इसका आंसर बनेगा। दक्षिण एशिया का प्रयोग अधिकतर भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश देश के लिए किया जाता है। चीन भी, बड़ी बात है कि चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है दक्षिण एशिया, लेकिन उसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। एशिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है चीन। हालांकि म्यांमार और अफगानिस्तान को भी इस क्षेत्र का अंग माना जाता है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान जो है वो सार्क का भी मेंबर है, पढ़ेंगे इसके बारे में। दक्षिण एशिया को उसकी भौगोलिक स्थिति विशिष्ट बनाती है। अब भौगोलिक स्थिति क्या है कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। उत्तर में क्या है? विशाल हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पूरब का मतलब यह ये अपना इंडिया है मान लो, तो इंडिया की इस ओर पूरब पड़ेगा, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी इस ओर, और जबकि पश्चिम में अरब सागर है और नॉर्थ में जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। तो इस तरीके से भौगोलिक स्थिति है। एक और बात, इसे, ये जो भौगोलिक स्थिति है ना, इसे और भी विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाती है। इसी तरीके से एक प्रश्न आपने क्लास 11th ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है करके, तब हम इसकी चर्चा करते हैं वहाँ पर। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप की भाषा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहचान को एक यूनिकनेस प्रदान करती है, एक अनूठापन देती है। यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर इसे अलग ही क्या देता है? एक अलग पहचान देता है, एक अनूठापन देता है।
अतः यह विविधताओं से भरा हुआ है। दक्षिण एशिया की हम बात करें, परंतु भू धरातल पर यह एक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्या है, विविधताएं हैं। बेशक यह संघर्षों की आशंका वाला क्षेत्र है। अभी हमने पढ़ा कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो है संवेदनशील है, यहाँ पर संघर्ष की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं, पर यह भी सत्य है कि इनके विभिन्न देशों के सांस्कृतिक गुणधर्म और व्यापारिक हित एक ही हैं। जी हाँ, इन सभी देशों के, दक्षिण एशिया के कल्चरल अगर हम देखें गुणधर्म, वो एक ही हैं। कल्चर कोई अलग अलग नहीं है। देखते हो ना, पाकिस्तान के लोग भी हिंदी बोल लेते हैं, बांग्लादेश के लोग भी हिंदी बोल लेते हैं, तो नेपाल के लोग भी बोल लेते हैं। नेपाल के साथ तो अलग ही कल्चर बॉन्डिंग है, व्यापारिक हित भी हैं। इन सभी देशों का जो विकास है वो आपस में व्यापारिक मेलजोल से होगा, ऐसा नहीं कि टकराव से होगा। ये सभी देश जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए टकराव को सीमित रखना इन सभी देशों के हित में है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति अपनाई? ये एमसीक्यू में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका वो पहला देश था दक्षिण एशिया का जिसने अपने देश में उदारीकरण की नीति अपनाई। आपको लग रहा होगा कि इंडिया इसका आंसर होगा, नहीं, इंडिया नहीं है, श्रीलंका है। उदारीकरण का मतलब है लिबरलाइजेशन। आपने सुना होगा 1991 में इंडिया ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो वही है। अच्छा, इसको लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे श्रीलंका वाले टॉपिक में। दक्षिण एशिया के उन दो देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र व सैन्य शासन रहा है। अभी हमने इसको लेकर प्रश्न पढ़ा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं दक्षिण एशिया के जहाँ लोकतंत्र भी रहा है और जहाँ सैनिक शासन भी रहा है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है जी, एक के बाद एक। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को जन समर्थन प्राप्त है, इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से बताइए। अगला इसी को लेकर प्रश्न है, या करके। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थन, जो जनता है वो लोकतंत्र को समर्थन करती है। कथन की व्याख्या करनी है। दक्षिण एशियाई देशों की शासन प्रणाली कोई भी हो, परंतु झुकाव कैसा है, लोकतंत्र की ओर रहा है। बड़ी गजब कहानी है जी। इन प्रश्नों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई दक्षिण एशिया में लोकतंत्र जो है वो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है, उसको आप हटा नहीं सकते हो। कोशिश कर सकते हो सैनिक शासन के द्वारा, बट मूलतः वो उसमें जड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या इसका प्रश्न आंसर बनता है। दक्षिण एशिया अपनी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक व सांस्कृतिक अनूठेपन के साथ विभिन्न राजनीतिक प्रणाली भी लिए है। अब इस शब्द में, इस सेंटेंस में आपको एक एक शब्द समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये शब्द पिछले प्रश्नों में यूज किए जा चुके हैं, आंसर में यूज किए जा चुके हैं। दक्षिण एशिया अपनी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जी हाँ, ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र क्या है आपको पता है। नॉर्थ में हिमालय, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठापन है, ये भी हमने पढ़ लिया था, अलग ही यहाँ का कल्चर है। इसके अलावा राजनीतिक प्रणाली भी यहाँ क्या है, विभिन्नता लिए हुए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत में और श्रीलंका में लोकतंत्र है। फिलहाल दक्षिण एशिया के दो ऐसे देश हैं जहाँ आज़ादी के बाद से लोकतंत्र सफलतापूर्वक तरीके से काम कर रहा है। वो दो देश हैं भारत और श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका में, ये यहाँ पर श्रीलंका नहीं है, गलत हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक और लोकतंत्र शासन दोनों ही रहा है। ठीक है, बदलता रहा है यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ है, बदलता रहा है, पाकिस्तान में भी और कहाँ, बांग्लादेश में भी। अगला प्रश्न है, नेपाल में, अगला पॉइंट है, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र का उतार चढ़ाव रहा है। नेपाल में पढ़ेंगे इसको लेकर कि नेपाल में एक समय में राजतंत्र हुआ करता था, फिर लोकतंत्र आया है, तो यहाँ वो सिचुएशन बनी रही है। फिर नेपाल के राजा ने लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश करी, फिर जनता ने फिर से लोकतांत्रिक आंदोलन किया और तब जाके नेपाल में लोकतंत्र बना हुआ है। भूटान में अधिक राजतंत्र रहा है, भूटान में अभी भी राजतंत्र मौजूद है। फिलहाल झुकाव जो है वहाँ का वो लोकतांत्रिक है। मालदीव में पहले 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी। सल्तनत का मतलब यही है कि राजा वाला सिस्टम। फिर वहाँ पर रिपब्लिक था, गणतंत्र था, अब फिलहाल वहाँ पर लोकतंत्र है।
अतः दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है मिला जुला रहा है, परंतु झुकाव जो है वो लोकतंत्र की ओर दिखाई देता है। आज कोई भी राजनीति लोकतंत्र की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है, किसी भी देश की अगर हम बात करें दक्षिण एशिया में। अब जो इसके बाद जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इसको आप आंसर में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अन्यथा आप इन्हीं पॉइंट को लिखकर आंसर बना सकते हो। अगर लिख दोगे इस पॉइंट को, क्योंकि बुक में इसके बारे में है, तो आप बना सकते हो। यह तथ्य 5 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में किए गए सर्वेक्षण में सामने आया है। और दक्षिण एशिया के 5 देशों के 19,000 से अधिक नागरिकों में इंटरव्यू जो हुआ उस पर ये निष्कर्ष निकला हुआ है। और प्रश्न पूछा गया था सर्वेक्षण में कि आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना सूटेबल है, उपयुक्त है। तो बांग्लादेश के 93% लोगों ने कहा, 19 वो जो सैंपल लिए गए थे, इतने लोगों ने कहा हम लोकतंत्र चाहते हैं। श्रीलंका में 92%, भारत में 92%, पाकिस्तान में 84% और नेपाल में 79%। तो इस सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि सभी देशों के लोग लोकतंत्र को सूटेबल मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं। वह प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक राजनीति का समर्थन करते हैं। इन देशों में लोकतंत्र का समर्थन करने से अन्य किसी भी शासन की अपेक्षा लोकतंत्र की क्या है, प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी गई है। इन देशों में लोकतंत्र का समर्थन करने से अन्य किसी भी शासन की अपेक्षा लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई है, वही वाली बात है। अतः इससे एक बात और सामने आई है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही सफल नहीं है, छोटे देशों में भी अपना स्थान बना रहा है। भारत तथा श्रीलंका में लोकतंत्र सदैव से है। बाकी देशों की जनता में झुकाव जो है वो बदलती शासन प्रणाली में स्पष्ट दिखाई देता है। झुकाव जो है मतलब लोकतंत्र की ओर है, ये चीज़ समझ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया पर अमेरिकी वर्चस्व का क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया में वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, हमें स्पष्ट करना है। दोनों तरह के प्रश्नों का आंसर एक ही है, ये आप ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। दक्षिण एशिया के 2 शक्तिशाली देश भारत और चीन विश्व को आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि चाइना दक्षिण एशिया में आता नहीं, वो अगर हम मूलतः देखें अंग तो नहीं माना जाता, लेकिन ये दोनों देश जो हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये चाइना नहीं है बच्चों, ये पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के 2 शक्तिशाली देश भारत और पाकिस्तान। अगला है 1998 में जब भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने सफल परमाणु परीक्षण करे थे और मिसाइल प्राप्त की, तो संपूर्ण विश्व की निगाहें किसकी ओर बढ़ी? दक्षिण एशिया की ओर उठी। तब से अब तक अनेक योजनाएं बनी हैं, आर्थिक विकास हुए हैं। बेशक चीन दक्षिण एशिया देश है, परंतु दक्षिण एशियाई देशों का प्रयोग किसके लिए होता है? उन 7 देशों के लिए होता है, जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव। फिर वैश्वीकरण के कारण विश्व में अनेक जो होने वाली घटनाएं हैं उनका असर दक्षिण एशिया पर भी दिखाई दे रहा है। अगला, चीन तथा अमेरिका दोनों ही दक्षिण एशिया की राजनीति में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब देखो सर प्रश्न किस तरीके, आंसर किस तरीके से बन रहा है। हमें प्रश्न पूछा गया था अमेरिकी वर्चस्व का प्रभाव, हमें प्रश्न पूछा गया था वैश्वीकरण का प्रभाव। तो वैश्वीकरण का प्रभाव तो आना ही आना है, क्योंकि वैश्वीकरण में कोई भी देश अछूता नहीं है। वैश्वीकरण से, वैश्वीकरण वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो दक्षिण एशिया पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। रही बात अमेरिका और चीन की, तो अमेरिका भी अपना दक्षिण एशिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है और चीन भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता है। अमेरिका क्यों जमाना चाहता है? अमेरिका अपनी पकड़ क्यों बनाना चाहता है? इसको लेकर अभी हम पढ़ेंगे। तो 5th पॉइंट में देखिए, चीन तथा अमेरिका दोनों ही दक्षिण एशिया की राजनीति में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। चीन भारत और पाकिस्तान से संबंध सुधार रहा है, नेपाल से उसके संबंध बढ़े हैं। दोनों देश, चाइना और अमेरिका, दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अभी तो नहीं, लेकिन पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में यदि कोई विवाद होता था, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, तो अमेरिका बीच में इंटरफेयर करता था। बहुत बड़ी बात है। चाइना भी बीच बीच में अभी हाल फिलहाल में बोलते रहता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम वो आ सकते हैं, दखल देंगे, दखल देने की बात वो करता है। इंडिया अब तो मना कर देता है, हम किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों देशों ने यहाँ पर काफ़ी दखल दिया है, न केवल इंडिया पाकिस्तान बल्कि अन्य देशों के संदर्भ में भी। चीन भारत और पाकिस्तान से संबंध सुधार रहा है। नेपाल से भी चाइना के संबंध बढ़े हैं। शीत युद्ध के बाद से
अमेरिका भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कोल्ड वॉर के बाद अब अमेरिका की जो नीति है वो भारत की ओर बदली है। पहले भारत और अमेरिका के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं थे शीत युद्ध के दौर में, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने भारत की ओर या भारत ने अमेरिका की ओर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यही नहीं, अमेरिका भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को छोड़, पाकिस्तान के साथ तो पहले से उसके रिश्ते ठीक ही रहे थे। अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान से अपने संबंध बेहतर बनाए हैं। वह भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था कि यदि कोई विवाद होता था भारत और पाकिस्तान के बीच में तो अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों की जनसंख्या अधिक है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका यहाँ पर अपना प्रभाव क्यों जमाना चाहता है। उसके हित यहाँ जुड़े हैं क्योंकि दक्षिण एशिया की बहुत बड़ी आबादी अमेरिका में रहती है। इससे उसके संबंध अधिक मजबूत हो रहे हैं। दक्षिण एशिया की जनसंख्या तथा बाजार बड़े हैं। लालच तो ये है ना, जनसंख्या बड़ी है, बाजार बड़ा है, अतः अमेरिकी हितों को ये पूरा कर रहे हैं। अमेरिका को क्षेत्र से लगाव होना स्वाभाविक है क्योंकि पैसा आ रहा है भाई यहाँ से, मार्केट इतनी बड़ी है यहाँ की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सब फैक्ट है बच्चों, सब फैक्ट है। मैं इसको इस तरीके से नहीं बता सकता कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, पॉइंट से बने हुए हैं, आपको बस देख के जाना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया की राजनीति में कौन से देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? सर कौन से देश हैं बच्चों बताइए? अमेरिका और चाइना, अमेरिका और चाइना। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंजेज है बस। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दक्षिण एशिया की राजनीति में चाइना और अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर है दूसरा, भारत और चीन के संबंध बेहतर तो हुए हैं पर चीन की जो रणनीति साझेदारी है ना वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, इसलिए भारत को थोड़ा सा डाउट लगता है, संकित करती है। शीत युद्ध के बाद से अमेरिकी प्रभाव दक्षिण एशिया में बढ़ा है। अमेरिका भारत बहुत पाकिस्तान दोनों के करीब है। यहाँ पर बहुत लिखा है, गलत है। भारत और पाकिस्तान दोनों के क्या है, करीब हुआ है। इंडिया के साथ तो करीब हुआ ही है आज़ादी के शीत युद्ध के बाद से, पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। इस क्षेत्र की जनसंख्या पाकिस्तान के साथ शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के संबंध अच्छे थे। उसकी क्लोजनेस पाकिस्तान के साथ थी क्योंकि भारत सोवियत संघ के साथ क्लोजनेस में था। लेकिन शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने इंडिया की ओर भी रुख किया है। इस क्षेत्र की जनसंख्या व बाजार का आकार भी बढ़ा है। ये लालच है, यहाँ का बाजार और यहाँ की जनसंख्या। इस कारण से इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के भी क्या है, हित बने हैं क्योंकि उसने यहाँ पैसा लगाया ना, इन्वेस्टमेंट किया, उसकी कंपनियाँ हैं, तो वो चाहता है कि यहाँ थोड़ी सी शांति सुरक्षा बनी रहे। चीन के नेपाल से मित्रता और पाकिस्तान को सैन्य सामग्री देना, माओवादियों का नेपाल में बढ़ता प्रभुत्व दक्षिण एशिया में चीन का क्या है, प्रभुत्व बढ़ाते हैं और ये इंडिया के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। माओवादियों का नेपाल में जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ा है, पाकिस्तान को लगातार जिस तरीके से चाइना सैन्य सामग्री देता है और जिस तरीके से चाइना के नेपाल के साथ मित्रता बनी हुई है, ये दक्षिण एशिया में चाइना के प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया के देशों में सहयोगों के प्रयासों पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, हमारे आंसर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। दक्षिण एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हैं, पहले हम इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, ये सब शामिल हैं। ये जो टॉपिक है पहले हम इसको चर्चा कर चुके हैं। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो पहले आपने दक्षिण एशिया के बारे में बताया, अब बताओगे इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सहयोगों के प्रयास, कहाँ दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में सहयोग किया है? तो सबसे बड़ा सहयोग तो सर साप्टा है, साप्टा को लेकर सहयोग किया है। सबसे पहले तो दक्षिण एशिया के देशों ने सार्क बनाया, दक्षेश बनाया और दक्षेश के माध्यम से इन्होंने साप्टा बनाया। बस ये दो चीज़ों को समझिए और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं। पहला पॉइंट, इस क्षेत्र में शांति व सहयोग को बढ़ावा देना वैश्वीकरण के दौर में अति आवश्यक है। जिस तरीके से आज वैश्वीकरण का दौर है
तो जरूरी है कि इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़े रहे। हालांकि विशेषज्ञ इस क्षेत्र को सबसे संवेदनशील और सुरक्षा के लिहाज से आशंका वाला क्षेत्र कहते हैं। संवेदनशील क्यों कहते हैं, इस प्रश्न को लेकर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं और इस शब्द का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी सभी क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद ये दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग के महत्व को समझते हैं। जी हाँ, भले ही दक्षिण एशिया का क्षेत्र संवेदनशील है, सुरक्षा के लिहाज से आशंका वाला क्षेत्र है, लेकिन दक्षिण एशिया के देश जो हैं आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग के महत्व को समझते हैं। भले ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ये आवाज़ उठती रहती है कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए, सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान समझता ही नहीं। अगला पॉइंट, शांति के प्रयास सभी स्तर पर हुए हैं, पीस के प्रयास हुए हैं, चाहे वो दो देशों के बीच में हो या पूरे क्षेत्र के स्तर पर हो, दक्षेश के या दक्षिण एशिया के। एग्जाम्पल के तौर पर दक्षेश का जो गठन हुआ है वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हुआ। दक्षेश जो बनाया गया इसीलिए बनाया गया ताकि क्षेत्र में, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति कायम हो सके, और शांति रहेगी तो विकास का रास्ता भी आगे की ओर खुलेगा। दक्षेश का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। दक्षेश का गठन 1985 में हुआ था। क्यों हुआ था? देखो, दक्षेश के माध्यम से ये सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो दक्षिण एशिया के देश सहयोग के लिए इन्होंने दक्षेश नाम का एक गठन किया, और ये जो सहयोग होगा वो दक्षेश के माध्यम से अलग अलग साधनों से होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम है क्या? दक्षेश। तो दक्षेश जो है वो अलग अलग स्तरीय साधनों से, अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग लेवल से क्या करेंगे? आपस में सहयोग करने के लिए उठाया गया ये कदम है। अधिक सफलता न मिल पाने के कारण दक्षेश अधिक समय तक इस दिशा में सहयोग नहीं दे पाए, लेकिन ये जो दक्षेश इन्होंने बनाया ये अभी उतना सफलतापूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो यही है कि दक्षिण एशिया के जो दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में जो तनाव है वो दक्षेश को आगे नहीं बढ़ने देता, उसको सफलता नहीं दिला पाता। इसीलिए जो सहयोग है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। 2004 में 7th पॉइंट में देखिए, 2004 में दक्षेश के सदस्यों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साप्टा को लेकर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर कब हुए? 2004 में हुए, और ये 2006 से लागू भी हो चुका है। समझौते का जो लक्ष्य है वो 2007 तक जो टैरिफ है, जो शुल्क है, सीमा पर जो शुल्क लगेगा उसको 20% तक कम कर दिया जाना था। तो ये जो साप्टा समझौता हुआ दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इससे होगा क्या? दक्षिण एशिया के देशों को सभी को फ़ायदा हुआ, मुक्त व्यापार का रास्ता खुलेगा। तो मुक्त व्यापार की नीति आपस में देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाती है, और इससे और भी शांति और सहयोग के जो मुद्दे हैं वो और भी मजबूत होंगे। इसी बात की चर्चा 8th पॉइंट में हुई है। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार करने का निर्णय है। यदि मुक्त व्यापार की नीति सफल होती है तो शांति और सहयोग अधिक मजबूत होंगे। ये इसमें का मतलब क्या है? साप्टा से लेकर है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत सोचता है कि साप्टा से, देखो ये जो 10वां है, अगला पॉइंट 10th है, 11th है, 12th है, यहाँ से लेकर एक अलग से और प्रश्न बनता है कि साप्टा को लेकर क्या चिंताएं हैं, साप्टा को लेकर मतभेद क्या है दक्षिण एशिया के देशों के बीच में। तो भारत क्या सोचता है कि साप्टा से इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक सहयोग अच्छा होगा, लेकिन जो दक्षिण एशिया के देश हैं, कुछ देश क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि साप्टा से भारत की उनके बाज़ार में क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी, सेंध हो जाएगी। वे सोचते हैं कि वह व्यावसायिक उद्यम में यानी कि बिजनेस में अपनी उपस्थिति से, कौन? इंडिया, उन देशों में, दक्षिण एशिया के बाकी देशों में क्या डालना चाहता है? अपना असर डालना चाहता है, चाहे वो वहाँ का राजनीतिक जीवन हो, चाहे वहाँ का वो सामाजिक जीवन हो, दोनों में अपना असर डालना चाहता है। तो दक्षिण एशिया के जो बाकी देश है ना,
ये साप्टा को लेकर इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, दृष्टिकोण उतना पॉजिटिव नहीं रहा है, जबकि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्या होना चाहिए कि दक्षिण ये जो साप्टा समझौता हुआ है वो तो सभी के लिए है ना, तो फ़ायदा तो सभी को होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा ही, तो और देशों को भी होगा। तो ये इनकी सोच है कि बाज़ार में उनकी एंट्री करना चाहता है, उनमें अपना कब्जा करना चाहता है, उनकी राजनीतिक जीवन पर असर डालना चाहता है, उनके सामाजिक जीवन पर असर डालना चाहता है, ये उनकी सोच है। लेकिन क्या करें, यही सोच की वजह से साप्टा अच्छी तरीके से सफल तरीके से काम नहीं कर पाया। कुछ भारतीय विशेषज्ञ भारत को साप्टा के लिए चिंतित न होने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने नेपाल, भूटान और श्रीलंका से ऑलरेडी इस तरीके से समझौते किए हुए हैं, द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं इंडिया ने नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और श्रीलंका के साथ भी, तो हमें तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अतः शांति के लिए दो देशों में हो या राष्ट्रों में संगठन बनाकर समझौते हो रहे हैं। आजकल यही हो रहा है कि आपस में संगठन बनाओ, जैसे यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ बनाया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने आसियान बनाया, दक्षिण एशिया के देशों ने सार्क बनाया, दक्षेश बनाया। विशेषज्ञ इसे संवेदनशील मानते हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो इसे संवेदनशील मानते हैं। तो क्षेत्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि दक्षिण एशिया के देश आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस बन सकता है, समृद्ध बन सकता है। ओके, ये एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है कि यदि दक्षिण एशिया के देश अपने मतभेदों को बुलाकर आपस में सहयोग करें तो दक्षिण एशिया का जो इलाका है, जो गरीबी के माहौल में जी रहा है, वो समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व में महत्वपूर्ण कब हुआ? छोटे प्रश्न है, आंसर भी छोटा है जी, 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में। अच्छा, इसको लेकर हम ऑलरेडी यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, ये वही प्रश्न अब दोहराए जा रहे हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व में महत्वपूर्ण कब हुआ? मैं ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूँ, 20वीं सदी में। दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व में संवेदनशील क्यों माना जाता है? इस प्रश्न को लेकर भी हम आंसर देख चुके हैं। दक्षिण एशिया की जो दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो राजनीतिक शासन कैसा रहा है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था, क्या आप इससे सहमत हैं कि दक्षिण एशिया का हर झगड़ा भारत और उसके पड़ोसी देश में ही है? तो यहाँ पर ही वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वो, ये वह नहीं है, वो है, इसकी हम बात करें। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न हुए और इनके आंसर। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना स्पेशल दक्षिण एशिया को लेकर, वो मैंने नहीं करा है। यदि आप चाहते हो कि उन प्रश्नों को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊं, स्पेशल एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के, वो भी आप कहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और उनको लेकर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से दक्षिण एशिया का ये टॉपिक जो है स्पेशल, इस वीडियो में हमने केवल दक्षिण एशिया से संबंधित प्रश्नों का क्या निकाला, हल निकाला, उनके प्रश्नों की चर्चा करी और उनके आंसर को हमने पता किया। तो आएंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, और तब तक के लिए हम यहाँ पर इसी वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। तो जय हिंद बच्चों।